सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट, मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। नेज़ल पॉलिप यानी कि नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, ये कैसे होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नेज़ल पॉलिप्स कई तरह के होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होते हैं इनको हम लोग एथमॉइडल पॉलिप्स कहते हैं और ये नाक के अंदर हमारे एथमॉइडल साइनसेस में से निकल के आते हैं। जब भी हमारे नाक के अंदर कोई एलर्जी हो रही होती है, जिसकी वजह से अंदर सूजन हो रही होती है, जो कि एक IgE मीडिएटेड रिएक्शन होता है, इसके वजह से नाक के अंदर वाली म्यूकोजा सूजने लगती है और उसके अंदर पानी भर जाने की वजह से वाटर बैग्स बनने लगते हैं। इस तरह से धीमे धीमे नेज़ल पॉलिप का शुरुआत होती है और कई बार छींकने की वजह से, बार बार नाक को ब्लो करने की वजह से ये पॉलिप्स धीमे धीमे बड़े होते जाते हैं और अक्सर ये नाक के रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं। कई बार ये नाक के बाहर भी दिखाई देने लगते हैं या नाक से पीछे की तरफ गले में जाने लगते हैं। इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसकी जो स्मेलिंग पावर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसको रात में खर्राटे की प्रॉब्लम भी होने लगती है। साथ ही साथ नाक से नज़ला गिरना या गला सूख जाना, मुंह सूख जाना और नाक में आवाज़ बदल जाने के सिम्टम्स भी होते हैं। दूसरे तरह के जो पॉलिप्स होते हैं इनको हम एंट्रोकॉनल पॉलिप यानी कि AC पॉलिप्स कहते हैं। ये अक्सर साइनस में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से एक रिटेंशन म्यूकोसील की तरह होते हैं और ये एक ही साइनस में, अक्सर ये मैक्सिलरी साइनस में बनते हैं और धीमे धीमे बड़े होते जाते हैं और ये साइनस में से निकल के नाक में आ जाते हैं और नाक से पीछे गले की तरफ जाते हैं। इस तरह के पॉलिप्स में अक्सर हम देखते हैं एलर्जी का रोल नहीं होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से या सूजन की वजह से बनने लगते हैं। दोनों ही तरह के पॉलिप्स में डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और डायग्नोसिस के बाद इनका करेक्ट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एंट्रोकॉनल पॉलिप होता है इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है और इसे दूरबीन के द्वारा, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जड़ जो कि फ्लोर से आ रही होती है उसको हम एंडोस्कोप के द्वारा देखें और वहाँ से इस पॉलिप को कम्प्लीटली रिमूव करें। अगर पॉलिप का कोई भी हिस्सा रह जाता है तो उसके वापस आने के चांस, जिसे हम क्लिनिकल भाषा में रेकरेंस कहते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरे तरह के जो पॉलिप्स हैं एथमॉइडल पॉलिप्स, अक्सर ये एलर्जी की वजह से बनते हैं और अगर ये छोटे हों तो इसमें हमें एलर्जी के ट्रीटमेंट करने से इन पॉलिप्स को हम श्रिंक कर सकते हैं, जिससे पेशेंट के सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। कभी कभी एथमॉइडल पॉलिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये अक्सर इस तरह की कंडीशन में होता है जब पेशेंट को किसी दवाइयों से एलर्जी हो रही हो, जैसे कि एस्प्रिन एलर्जी हो रही हो या फिर कोई इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम उसको हो रही हो, जिसकी वजह से ये पॉलिप्स बढ़ते जाते हैं और पूरे ही नाक के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अक्सर ऐसी अवस्था में इनको ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद जो उसकी जड़ होती है, जिस वजह से ये पॉलिप्स बन रहे होते हैं, उनको एलर्जी के थ्रू चेक करना होता है और एलर्जी डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट करना इसके लिए रेकमेंडेड है, जिससे इन पॉलिप्स को हम बॉडी में फिर से आने से रोक सकें। अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिप्स में रेकरेंस का चांस होता है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनका जो एलर्जी, जो उसकी जड़ होती है, उसको पहचाना जाए और उसको हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि एलर्जी के साथ साथ पेशेंट को छाती में भी परेशानी होती है, जिसको हम लोग एस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सांस का रास्ता है ये नाक से शुरू होता है और सीधे हमारे छाती में जाता है। तो जिन पेशेंट्स को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनमें हम देखते हैं उनके नाक में भी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस का नाम देते हैं, और जिनको छाती में भी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग एस्थमा का नाम देते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी के नाम से भी क्लिनिकली संबोधित करते हैं। थैंक यू।